कैन श्योर यू कि ये सेशन आपके विश्वास को जस्ट 100 गुना और बढ़ाने वाला है। आपके फेद को इस इंडस्ट्री को लेके, इस डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत क्लियर करने वाला है। और इनकी पूरी जर्नी कैसे रही, नन अदर देन हमारे ऑनरेबल, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट पर्सनालिटी, ऑनेस्ट, एथिकल, मतलब जो वर्ड आप बोले, कैलकुलेटिव, आप जो वर्ड बोलोगे ना, जो एक अच्छा शब्द होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सनालिटी के लिए, किसी सीईओ के लिए, किसी नेटवर्कर के लिए, किसी ट्रेनर के लिए, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के लिए, वो सारे शब्द सर के ऊपर सूट करते हैं। वो सारे शब्द पे वो भली भांति परिपक्वता के साथ काम करते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सनालिटी से आज हम मिलेंगे और उनका नाम है क्या क्या बोलूं, डॉक्टर की उपाधि दे दो एक नए मोटिवेशनल स्पीकर की। डॉक्टरेट मींस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डॉक्टरेट, राइट? पीएचडी वाला डॉक्टरेट नहीं। तो जितना आप उपाधि दे दे वो कम है। भैया यूट्यूब लाइव हो गया, मैं सोच रही हूँ डीके सर के आने से पहले लाइव हो जाए, सर को इंट्रोड्यूस करने से पहले लाइव हो जाए भैया। यूट्यूब लाइव हो गया है सोनम, लाइव हो चुका है। जो लिंक हम डेली यूज करते हैं वही लिंक है। ऐसे में चैट हिस्ट्री में, चैटिंग के अंदर में ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप है आपके पास वो भी शेयर कर दीजिए उसमें। ये चैटिंग में चला गया, चैट विंडो में चला गया, सभी के यूज करो। मैं उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग अभी आने के इच्छुक होंगे और हमारी हॉल पूरा हो चुका है ना, मीटिंग हॉल पूरा हो चुका है, तो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ, जैसे यूट्यूब लाइव पे डाल रहा हूँ। यूट्यूब लाइव का सारे जितने मेजर ग्रुप उसमें डाल दिया गया लिंक। पर डे लिंक वही यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम लोगों के पास में है। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन यदि बताऊं तो इसमें यूट्यूब पे भी 250 लोग क्रॉस कर चुके हैं। वाओ वाओ, अमेजिंग, मजा आने वाला है। सो ज्यादा देरी ना करते हुए जिस पर्सनालिटी से हम मिलने वाले हैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं इनवाइट कर लेती हूँ। क्लैपिंग तो पता नहीं आवाज आएगी नहीं आएगी, बट हाँ मैं यहाँ से क्लैपिंग कर सकती हूँ। वार्म वेलकम, हैंड रेज करा लेते हैं। Yes, yes, yes. A warm welcome, none other than a great personality, Mr. D.K. Saran sir. Sir, please, अगर आप सुन रहे हैं तो एक बार say hi. Hi, how are you? कैसे हैं आप सब? ग्रेट सर, बढ़िया, परफेक्ट। और सर बताएं। बहुत शानदार है, बहुत एक्साइटेड है लोग इस सेशन के लिए। मतलब विद इन 5 to 10 मिनट 3000 यहाँ फुल हो चुका है और अब लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं। यूट्यूब पे 400 यूट्यूब पे पार हैं। यानी राइट नाउ तकरीबन 3500 लोग लाइव इस सेशन के अंदर हैं भैया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया, वक्त दिया। एंड यकीनन ये सेशन लोगों के अंदर एक इंडस्ट्री को लेके बहुत पॉजिटिव फैलाने वाला है, इस इंडस्ट्री को लेके बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए जी भैया प्लीज। बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ बदलती रहती हैं, इंडस्ट्री भी वक्त के साथ बदलती रहती है। एग्री एग्री जी भैया, मुझे लगता है शुरू करना चाहिए सेशन को। संवाद शुरू करें। यस, शुरू करो। भैया संवाद का पहला क्वेश्चन जो अमूमन मैं संवाद में करती हूँ और वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग का आज तक का अनुभव, एक्सपीरियंस आप अगर बताना चाहें। मैं चाहूंगी लोगों को या आपके मुंह से सुनने का मौका मिले। हमने तो बहुत बताया हुआ है आपके बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव 1999 में मैंने अपना सफर शुरू किया था और अभी अगर मैं बात करूं तो एक लगभग 2 दशक होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। और जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस कभी भी एक तरफा नहीं होता है। एक्सपीरियंस दोनों तरह का होता है, अच्छा भी और बुरा भी, खट्टा भी और मीठा भी। तो मेरा अनुभव भी बहुत मिश्रित सा अनुभव रहा है। कभी बहुत अच्छा दौर भी देखा है, कभी बहुत स्ट्रगलिंग फेज भी देखा है। इनफैक्ट मैं बात करूं, इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत बदलते हुए, ढलते हुए देखा है, उभरते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, दौड़ते हुए देखा है। इस इंडस्ट्री के अलग अलग फेज देखे हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग देखे हैं, अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग धारणाओं के साथ काम करने वाले लोग देखे, अलग अलग सोच, अलग अलग दायरे को लेकर चलने वाले लोग देखे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी मानना ये है कि मेरा अनुभव भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सिक्का होता है, उसके दोनों पहलू होते हैं।
हैड भी होता है, टेल भी होता है। द सेम वे मेरा भी अच्छा और बुरा अनुभव रहा। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मैं मेरी जो बात कर रहा हूँ, अगर अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो अनुभव ओवरऑल 20 साल सम हाउ अगर मैं बात करूं, कुछ बहुत बेहतरीन फैसले और कुछ बहुत कमजोर फैसलों भरा रहा। कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने न सिर्फ नाकामयाबी दी बल्कि क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए, और कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने कामयाबी भी दी, पैसा भी दिया, नाम भी दिया, दौलत भी दी, शोहरत भी दी, सब कुछ दिया। तो एक लंबी जर्नी है, और जितना हम लंबी जर्नी में जाएंगे वो मेरे हिसाब से ये सेशन उसी में चला जाएगा। आगे इसको बढ़ाते हैं, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे, मुझे लगता है ये जर्नी उन्हीं में डिस्क्राइब होती चली जाएगी। जी बहुत ही सोनम। शानदार, बहुत शानदार। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, आपकी जर्नी बहुत अच्छे से क्लियर हुई लोगों को, बट द सेकंड क्वेश्चन कि ओके लाइफ केयर एज अ सीईओ, एज अ ऑनर, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जैसा मार्केट से सुना है कि आपने बहुत अच्छा अनुभव भी लिया है और बहुत ज्यादा धन कमाया है, मतलब बहुत ज्यादा धन सच में कमाया है आपने, जो मुझे देखिए, सुनाई दिया है लोगों से। मैं तो फिर बोलता अपनी हूँ, कंपनी क्यों? नहीं, धन फिर ये मैं बोल रहा हूँ धन कभी भी ज्यादा नहीं होता। रियली सॉरी। पहली चीज, धन कभी भी ज्यादा नहीं होता, और ज्यादा होता है तो वो 100 रुपए भी ज्यादा होते हैं। अगर आपको 10 रुपए खर्च करने और आपकी जेब में 100 रुपए है, तो फिर 90 रुपए ज्यादा है आपके पास। एग्री, टोटली और एग्री। अगर और आपकी जेब में 1 लाख रुपए है और आपका खर्चा 1.5 लाख का है, तो फिर 1 लाख भी कम। तो ऐसे में मैं जिस परिवार से आता हूँ वो बहुत मतलब नॉर्मल परिवार था, जहाँ जरूरतें तब भी कम थी, आज भी कम है। तो मुझे लगता है मैं 50,000 रुपया भी जब अपने टाइम में कमाया होगा मैंने कभी, तो भी वो मेरे लिए ज्यादा ही रहा होगा, कम मेरे लिए कभी नहीं रहा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी जरूरतें कम रही, क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसी आदतें, ऐसे शौक पाले ही नहीं जो मुझे परेशान करें या मुझे लगे कि मेरा आने वाला जो पे आउट है वो कम है। मैं 5,000 के पे आउट में भी बहुत खुश रहा, और मैं 50,000 के पे आउट में भी बहुत खुश रहा, और मैं 5 लाख के पे आउट में भी वैसा ही रहा जैसा कि मैं, और मैं 10, 15, 20 लाख के पे आउट में भी वैसा ही रहा, 25 लाख के पे आउट में भी वैसा ही रहा जैसा मैं 5,000 के पे आउट में था, क्योंकि मेरे फिक्स एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट वही थे। तो बट ऑब्वियस है, मैं कभी भी है ना पे आउट, पैसे ज्यादा, धन ज्यादा, इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो और 1.5 करोड़ रुपया खर्च करते हो, तो वो भी कम है आपके लिए, आप लायबिलिटी ले लेंगे। अगर आप विजय माल्या जी की बात करें तो उन्होंने बहुत पैसा बनाया लेकिन कम पड़ गया। तो मैंने कम कमाया या ज्यादा कमाया, लेकिन एक चीज की संतुष्टि है, वो ये है कि मेरे को कभी कम नहीं पड़ा। मैं कभी डेप्ट पे नहीं चला, मैं कभी लोन पे नहीं चला, मैं ठीक चला। तो दैट यही मैं बाकी के लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहना चाहता हूँ कि जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, इल्यूजन में मत फंसो, शो ऑफ में मत जाओ, इसे शो बिजनेस मत बनाओ। सबसे पहली जरूरत है आपका घर चले, और उसके बाद आपकी जेब में अगर 1,000, 2,000, 5,000 रुपए भी सेविंग अगर आपका जा रहा है, तो आप ज्यादा कमा रहे हो। लेकिन अगर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा के और फिर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास लॉकडाउन में खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे, तो फिर आप गलत, आप प्रोफेशन में तो सही हो जहां से आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन गलत सर्कल में हो, गलत हैबिट्स में हो, गलत जोन में हो, जहां शायद मुझे नहीं लगता आप शोबिज में पढ़ के आने वाले समय में भी सरवाइव करने में चैलेंजेस रहेंगे। तो पहली चीज तो ये कि धन कमाने से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो मैं तो जब 5,000 कमाता था तो भी मेरे लिए लगता था सरप्लस है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती थी 2-3 हजार में काम चल जाए मेरा। तब जब मैं इंडस्ट्री में आया तो सिर्फ 17 साल का था, तो उस उम्र में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नहीं, तो 5,000 रुपए भी पॉकेट मनी के लिए बहुत होते थे, और उन दिनों तो हकीकत में बहुत होते थे। राइट, द सेम वे जब आप बात करते हैं कि सीईओ क्यों बना, आपकी लाइफ केयर को क्यों लीड कर रहा हूँ, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो पूछने वाला बनता है। मुझे लगता है कि कोई आदमी अगर स्कूटर भी रिपेयर करता है, कोई मैकेनिक है, तो एक दिन वो भी चाहता है कि उस दिन उसकी एक अपनी एजेंसी हो, या वो किसी बड़े शोरूम में काम करे, किसी छोटी दुकान में या रोड पे बैठ के काम नहीं करे। राइट, तो ग्रोथ तो राइट है हम सबका, एज ए लीडर भी, एज ए डायरेक्ट सेलर भी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी, एज ए सीईओ भी, एज ए मैनेजर भी, एज ए डायरेक्टर भी, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं, तो सबका हमारा एक राइट है कि हमें ग्रो करना चाहिए। हमें लाइफ मिली है, उसको अगर हम
एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस लाइफ का कोई मायना, कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो ग्रोथ तो सबको करनी होती है, और अब उस ग्रोथ में सबसे बड़ी चीज है कि आप कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप कितने लोगों तक उन चीजों को लेके जा सकते हैं जो आइडियोलॉजी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी या एक लीडर की, किसी भी लीडर की इमेज है ना, उसकी अपनी पर्सनल कोई इमेज नहीं होती है। उसकी इमेज बनती है और बिगड़ती है उसकी कंपनी से। जैसे उसकी कंपनी की पॉलिसीज होंगी वैसे उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे मैं बात करूं, एक आदमी है, साधु है, संत है, और वो चंबल में लुटेरों और डाकुओं के बीच में रहने लग जाता है, तो बाकी लोगों को लगेगा कि भैया ये भी लुटेरा होगा, ये भी। अगर कोई आदमी बार में बैठ के, सब जहां पे विस्की पी रहे हो, वाइन चल रही हो, या कोई भी अल्कोहल का कोई भी फॉर्मेट यूज कर रहे हो लोग, वहां अगर कोई आदमी अपनी ग्लास के अंदर रेड बुल डाल के या एपी का जूस डाल के भी बैठ जाएगा, एप्पल जूस डाल के भी बैठ जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि ये भी बेवड़ा ही है। द सेम वे मुझे लगता है कि एक लीडर की इमेज जो है, उसकी अपनी कोई इमेज नहीं होती। वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस माहौल में वो बैठा है, जहां वो एक्टिविटी कर रहा है, वो उस लीडर की इमेज को बिल्ड करता है या बिगाड़ता है। क्योंकि आपकी कंपनी, और मुझे लगा कि मेरी सोशल जो एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस, उसमें एक चीज हमेशा बाधा रही, और वो बाधा थी कि लोगों को कभी लगा नहीं कि ये सही बिजनेस करता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलर को लेके 95 से लेके और अभी तक जहां इतने लखपति भी आ गए हैं, करोड़पति भी आ गए हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी लेके लोग घूम रहे हैं, फिर भी एक अलग इमेज के साथ सोसाइटी में उन्हें देखा जाता है। पता नहीं क्या काम करते हैं, पता नहीं कैसा काम करते हैं। तो मुझे लगा कि वो सोशल एक्सेप्टेंस में बैरियर है। तो मैंने बहुत बार सोचा कि मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं कि सोशल एक्सेप्टेंस में कोई बैरियर आना चाहिए। तो सोशल एक्सेप्टेंस में जब बैरियर को ढूंढने के लिए मैं निकला, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, लोगों की नजर में जिस रेट में हम बेच रहे हैं, वो रेट उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। वो रेट उन्हें लग रहा है कि बहुत महंगा बेच रहा है, और वहां से शुरू होती है एक ऐसी दीवार जो आपकी और सोसाइटी के बीच में खड़ी होना शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि यार ये कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि ये जिस रेट पे प्रोडक्ट बेच रहा है, इस रेट में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। ये जिस रेट में टूथपेस्ट बेच रहा है, इस रेट में तो टूथपेस्ट होता है। तो लोगों आपको लेके जो परसेप्शन बन जाती है, वो बन जाती है बहुत तेज है, बहुत चालाक है, मिट्टी भी बेच लेता है। तो ऐसी चीजें बार बार चैलेंज कर रही थी, उनको शॉर्ट आउट करना चाह रहा था कि कैसे न कैसे। क्योंकि देखो, बट ऑब्वियस मैं हमेशा कहता हूँ, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बट नॉट सो लॉन्गर। आफ्टर ए सर्टेन टाइम आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए। आप जहां जाए, आप देखोगे बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, लेकिन फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बनाने के लिए वो समाज सेवी भी बन जाते हैं, वो कन्याओं की शादियां भी कराने लग जाते हैं, वो 25 काम ऐसे करते हैं जिससे उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। तो लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि आपको आपकी सोसाइटी, आपका समाज एक्सेप्ट करे और ये माने कि ये बहुत सही काम करता है और अच्छा काम करता है और लोगों के लिए काम करता है। वहां से रिस्पेक्ट आती है। तो मेरे जहन में एक ही चीज चल रही थी कि ये जो चीज है, ये जो चैलेंज है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ये नहीं दूर हो रहा है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। और इसी चैलेंज को दूर करने के लिए मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं आया, मैंने ऐसा प्रोडक्ट और प्राइस डेवलप करने की कोशिश की, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की कि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा कोई डायरेक्ट सेलर मार्केट में जाए और प्रोडक्ट पे बात करे, तो उसके प्राइस को देख के उसके बारे में ये धारणा नहीं बने ये तो बहुत खतरनाक है, मिट्टी बेच देता है। धारणा होने की ये बिल्कुल सही कर रहा है और इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रेट भी वाजिब है, तो ये आदमी अच्छा है, ये इसका मतलब ये बहुत सही बंदा है जो सही काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है, ओके इज ए नेम ऑफ बिल्डिंग द इमेज ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ओके एक नाम है जो डायरेक्ट सेलर्स की इमेज को सोसाइटी में बिल्ड करने की सोच के साथ बना है। A fantastic thought, a fantastic thought.
मैं अभी तक वैसे मैंने आपको शेयर नहीं किया, मैं हमेशा आपको एक जो नायक मूवी है उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करती थी कि जब प्रधानमंत्री बहुत अच्छा नहीं करते तो उस मूवी वो नायक कहता है भैया तू 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना के दिखा दे। तो शायद डायरेक्ट सेलर से एज अ सीईओ सर का आने का यही विचार है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में आज तक सही नहीं हो पा रहा है, एज द सीईओ मैं बन के ही करके दिखाता हूँ। और आज ये प्रूफ हुआ शायद ये मैंने अपने आप बोला था इसे वैसे। पूनम जी देखिए, किसी न किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा। यस, पेन हमारा है तो डिसीजन भी हमें से लेना पड़ेगा। आपने कभी देखा है कि लेबर का लीडर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई मिल मालिक कभी भी मिल लेबर का लीडर होता है क्या? लीडर लेबर का लेबर से होता है। हर एसोसिएशन का अपना एक लीडर होता है जो उसको लीड करता है। तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज है, जब किसी लीडर ने अपनी कंपनी चलाने की कोशिश की तो कॉर्पोरेट हाउसेस ने उनको मजबूर कर दिया घुटने रखने के लिए। ज्यादातर लीडर अपनी कंपनी, खुद की कंपनी नहीं चला पाए, तो एक इमेज बिल्ड कर दी गई, एक ऑरा बिल्ड कर दिया गया कि डायरेक्ट सेलर यानी कि लीडर अपनी कंपनी नहीं चला सकता, या किसी कंपनी को लीड नहीं कर सकता, या उसको मैनेजमेंट नहीं संभाल सकता, या उसका फ्यूचर नहीं हो सकता। तो ये एक चैलेंज जो था उसको एक्सेप्ट किसी न किसी को करना था। बहुत सारे और लीडर्स ने भी किया, बहुत सारी कंपनीज है जो आज लीडर्स रन कर रहे हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसको एक्सेप्ट करके देखना चाहिए। टेबल के उस तरफ का बहुत अनुभव है, टेबल के इस तरफ के क्या क्या दुख दर्द तकलीफ उनको भी समझने की कोशिश कर। फैंटास्टिक। नाउ बड़ा अच्छा सवाल उठता है कि जो लोग मार्केट में भी बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर का प्लान किसने डिजाइन किया। इवन क्योंकि मार्केट में अगर बाइनरी प्लान पे चले जाएं तो कैपिंग लगा के इनकम को कटिंग की जाती है, जनरेशन में चले जाएं तो डेप्थ कटिंग, बिर्थ बहुत सारी बिल्डिंग, मतलब ये रेवोल्यूशनरी प्लान, मतलब आप कैसे लॉन्च कर पाए, कैसे दिमाग में ये चीज आपके आई, और ये फैंटास्टिक काम कर रही है मार्केट में आज। मैं फिर एक चीज बोलता हूँ, एक लीडर जब आता है ना, एक मतलब अगर मुझसे बोलो कि कोई आदमी को, मजदूर को घर बनाने के लिए दे दिया जाए, एक मिस्त्री को घर बनाने के लिए दे दिया जाए कि ये ले तेरा घर है तू बना, तो मुझे लगता है वो उसकी दीवारें बहुत सीधी खड़ी करेगा, उसकी सफाई बहुत अच्छे से करेगा, उसका फ्लोर बहुत ऐसा बनाएगा, और सबसे बड़ी चीजें जो वो करेगा ना, वो करेगा उसका प्लम्बर का काम बहुत अच्छा हुआ, उसे पता होगा पानी की किस ग्रेड पे बाहर निकलेगा। वही मजदूर जब किसी और के लिए काम कर रहा होता है तो वो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा होता है। 99% उसे कोई लेना देना नहीं होता। प्लम्बर दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा, वो चौथा आएगा, वो अपना इनपुट भी नहीं देता है, वो अपना काम करता है, अपनी मजदूरी लेता है और निकल लेता है। लेकिन जब वो अपने लिए बनाता है, अगर उसके पास पैसा हो, पर्याप्त चीजें हो, तो मुझे लगता है उसका घर खुद का टेक्निकली बहुत साउंड होगा, क्योंकि वो बहुत घर बना चुका होता है किसी न किसी के लिए। जब मैं घर बनाता हूँ अपने लिए, तो मैंने एक घर बनाया तो बहुत खामियां रह जाती हैं। मुझे यही नहीं पता था पहले घर में कि क्या कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं बेस था, मैं ड्रीम ड्रिवन था, मेरा सपना था कि मेरा घर होना चाहिए, और मैं उसके लिए बढ़िया लोग ढूंढ रहा था और अच्छा मटेरियल लाके खरीद के दे सकता था। मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था किसी भी चीज पे। लेकिन एक चीज में मार खा रहा था, वो चीज थी कि मुझे घर में छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप उस घर में रहने लगते हो, आपका हंगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका वॉश बेसिन कहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी स्टेयर्स कितनी स्मूथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी लाइटिंग किस एंगल पे है बहुत स्मूथ हो जाता है। समटाइम्स आपकी फॉल सीलिंग कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका पेंट कौन सा है आप डिसाइड कर लेते हो, वेरी ट्रू डिसाइड कर लेते हो, आप कंपनी भी डिसाइड कर लेते हो। लेकिन समटाइम्स आपको यही नहीं पता कि उसका कलर कॉम्बिनेशन आप करके देखोगे। अब तो चलो बहुत अच्छी टेक्निक आ गई, आप पहले देख लेते हो कौन से कलर अच्छे लगेंगे 3D में बना के। लेकिन अगर एक मजदूर की बात करें तो वो इतने घर बना चुका होता है, उसे पता होता है कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी है, कितने एरिया में क्या बन सकता है, कितने इंची दीवार कहाँ निकलेगी, कितने का पिलर डलेगा। तो वो इतना काम कर चुका होता है, इतना काम कर चुका होता है कि उसे ये पता होता है कि अगला घर उसे बनाना कैसे, राइट।
तो सेम वे मैं 17 साल इस इंडस्ट्री में काम कर चुका था, मुझे अच्छे से मालूम था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन क्या है, एक डायरेक्ट सेलर का पेन क्या है, कितना चैलेंजिंग है, कितनी चीजें हैं। मैंने अपनी मैनेजमेंट, अपनी टीम के साथ जो चीजें डिस्कस की, जो चीजें शेयर की, उसमें 3-4 चीजें थी। नंबर 1, डायरेक्ट सेलर के लिए कंडीशंस कम से कम होनी चाहिए। नंबर 2, बहुत फैलाव वाला प्लान नहीं होना चाहिए, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में 17 साल से, यहाँ से पहले एक चीज सुनता आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब डुप्लीकेबल होना चाहिए, डुप्लीकेट इजीली हो जाना चाहिए। जो चीज आसानी से कॉपी नहीं की जा सकती, उस चीज में आप मोमेंटम क्रिएट करने में बहुत साल लग जाएंगे आपको। तो पहला जो हमारे जहन में चल रहा था वो ये चल रहा था कि हमें जो भी चीज डिसाइड करनी है, जो भी चीज बनानी है, पूरी मैनेजमेंट के साथ बैठ के सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रहा था कि हम वो चीज बनाएंगे जो लोगों को आसानी से समझ में आए और उसे करें। तो वो उसमें हिडन चीजें ज्यादा नहीं हो, वो इतना स्मूथ हो कि वो किसी को 2 दिन 3 दिन प्लान अपने सीनियर के साथ जाने के बाद चौथे दिन वो डिस्ट्रीब्यूशन अकेला बैठ के किसी को समझा सके। वो 4 या 5 बार अपने सामने डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार देख ले किसी को प्रेजेंट करता हुआ, प्लान देते हुए, तो वो तीसरी बार वो बोले कि सर ये तो मैं दे सकता हूँ। तो पहला तो प्लान बनाते हुए जो पहला क्राइटेरिया था वो ये था कि वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि आपके साथ बैठा हुआ आपका जूनियर 2-3 मीटिंग के बाद आपको ये कहे सर मैं ट्राई करूँ। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये थी कि हम लोग जो मर्जी बात करें, मैंने जो चीजें बहुत आसानी से झेली, लोग है ना कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत अलग अलग तरीके के प्लान्स हैं। तो दूसरी चीज ये थी कि मैं कोई ऐसा प्लान बनाना ही नहीं चाहता था जिसके बारे में, या हमारी मैनेजमेंट भी नहीं चाहती थी, मेरे जहन में भी नहीं चल रहा था कि हम कुछ ऐसा करें जो ऑलरेडी कोई कर रहा है, क्योंकि वो फिर डुप्लीकेट कहलाता, वो फिर ओरिजिनल नहीं होता। और मैंने ना 98% कॉपी किए हुए प्लान खत्म होते हुए देखे। ज्यादातर लोग किसी का प्लान तो कॉपी कर लेते हैं, उसकी सोच कॉपी नहीं कर पाते, उसकी आइडियोलॉजी कॉपी नहीं कर पाते, उसने जिस धारणा के साथ उसे बनाया और चलाया उसको कॉपी नहीं कर पाते, उसके बैकअप कॉपी नहीं कर पाते, उसकी सपोर्ट कॉपी नहीं कर पाते, कहाँ पे क्या करना है वो चीजें कॉपी नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक पेपर पे प्लान कॉपी कर सकते हैं। तो पहली चीज ये थी कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाह रहा था, या हमारी मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं करना चाह रही थी कि हम किसी का सिर्फ प्लान कॉपी कर ले, क्योंकि उस आदमी की अपनी मानसिकता है, अपना उसका काम करने का तौर तरीका है, अपना उसका एटीट्यूड है, अपनी उसका सपोर्ट सिस्टम है, अपना उसका बैकअप है, अपने उसके फाइनेंशियल्स है, उसका सब कुछ अपना अलग है और हमारा सब कुछ अपना अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे में मैं बस चलाऊं या ट्रेन चलाऊं, तो सिचुएशन में मैं ड्राइवर बस का हूं और मैं ट्रेन चलाना चाह रहा हूं, किसी की पटरी कॉपी कर लूं। तो दूसरी चीज जो हमारे जहन में थी कि हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉपी होने में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी सक्सेसफुल मॉडल को तो देख रहे होते हो कि इसलिए सक्सेसफुल है, लेकिन आप उसके पीछे की सोच कॉपी नहीं कर पाते, आप उसके पीछे का दायरा कॉपी नहीं कर पाते, आप उसके पीछे की बैकअप कॉपी नहीं कर पाते, आप उसके दिमाग में उस प्लान को बनाते हुए क्या क्या पॉइंट उसने हाईलाइट कर रखे होते हैं उसे आप कॉपी नहीं कर पाते। वो प्रेजेंटेशन में नहीं होते हाईलाइटेड, वो उसके ब्रेन में होते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो। तो वो पॉइंट जब आप किसी को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। इसलिए हमारे जहन में था कि हम वो चीज बनाएंगे जो हमारे जहन से बने, जो हमारी ओरिजिनल चीज हो, जिसकी इफ बट कब क्या होगा, कितनी पॉइंट वैल्यू बढ़ेगी, कितनी गिरेगी, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो हम क्या करेंगे, ये होगा तो हम क्या करेंगे। तो पहले चीज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका ओरिजिनल आपकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें अलग करने का आइडिया था। अब हम दूसरे का प्लान कॉपी कर लेते तो दूसरे के बिजनेस वॉल्यूम परसेंटेज भी कॉपी करना पड़ता, दूसरे का बिजनेस वॉल्यूम भी परसेंटेज कॉपी करना पड़ता, तो अगला चैलेंज आता कि हम उससे 2-4-5% ऊपर नीचे ही प्रोडक्ट रखने पड़ते, जो हमारी आइडियोलॉजी में नहीं था। हमारी आइडियोलॉजी पहले दिन एक ही थी कि भैया हम सबसे पहले वो प्रोडक्ट और उस प्राइस पे लेके आएंगे कि कस्टमर भी कनेक्ट करे, और जिस कस्टमर के पास कोई डायरेक्ट सेलर जाए तो उसकी इमेज अच्छी बने, ना कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे, यार बड़ा तेज आदमी है तो मिट्टी बेच देता है, देखो कितना महंगा बेच रहा है, ये देखो ये 2000 रुपए का ये लेके आया है, ये देखो ये इतने का मिल जाता है, ये इतने का लेके आया है। तो वो पहले दिन क्लियर था कि पहले चीज ये क्लियर थी कि हमें
प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखना है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल रखना है, तो आपको प्लान वैसा बनाना पड़ेगा जो कम बिजनेस वॉल्यूम पे भी सरवाइव करे और बड़ा पे आउट दे सके। फैंटास्टिक, सुपर। अब कॉपी तो हमें भी करेंगे लोग, करना पड़ेगा लोगों को हमें कॉपी। और ये लोग मैं कर पहले भी भी रहे हैं बोल कॉपी, ये मैंने पहले लोग भी कर बोला भी रहे हैं था। कॉपी। क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाला जो सक्सेसफुल मॉडल है हम है, तो सक्सेसफुल मॉडल को तो कोई ना कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या वो हमारी सोच को, हमारी मैनेजमेंट को, हमारे दायरे को, हमारे रेट को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी क्वालिटी को, हमारी एथिक्स को, कभी प्लेसमेंट ना देने वाली पॉलिसी को, कभी टर्मिनेट ना करने वाली पॉलिसी को, जब तक हम टर्मिनेट नहीं करते, जब तक बिल्कुल अति नहीं हो जाए, तो ये क्या वो इन पॉलिसीज को भी एक्सेप्ट कर पाएगा? और जो हमारे ब्रेन में फ्यूचर के लिए प्लानिंग चलती है, क्या वो उन्हें भी रीड कर पाएगा? क्या वो उन्हें भी कर पाएगा? हाँ, अगर वो सब कुछ करने में सक्षम है तो जरूर चला। और ये बहुत बड़ी अच्छी एक बात है कि ये बहुत मुश्किल है कि किसी दूसरे के ब्रेन को कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये आसान होता तो फिर मैं भी किसी को कॉपी कर लेता। एक बहुत अच्छी सोच है कि वो प्लान की आत्मा को कोई कॉपी नहीं कर सकता ना। प्लान कॉपी हो सकता है, प्लान की आत्मा कॉपी नहीं हो सकती। बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट। भैया यहाँ पर एक बहुत उड़ी उड़ी खबर आती है, जैसे प्रोडक्ट्स को लेकर। अभी आपने बोला अफोर्डेबल, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नेटवर्कर को लोग बोलते हैं कि ये मिट्टी भी बेच देते हैं, और बेचा भी है लोगों ने। हमने कोट पैंट भी बेचे हैं, टूर पैकेज भी बेचे हैं, महंगे प्रोडक्ट भी बेचे हैं, और हवा बनाकर हमने महंगे प्रोडक्ट भी बेचे हैं। मैं भी ऐसी कंपनी से निकल के आई हूँ जहां पे मैंने महंगे बेचे, और मेरे जैसे हजारों नेटवर्कर है जो महंगा बेचने में सक्षम है। फिर आप मतलब अफोर्डेबल लाने का ये दिमाग के अंदर, मतलब अगेन ये क्या रिवोल्यूशनरी थॉट है ये आज इस इंडस्ट्री में जो शानदार काम कर रहा है। मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, कौन महंगा बेच सकता है और कौन महंगा नहीं बेच सकता, ये एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। मैं आई एम नॉट, सस्ता भी नहीं बेच पाएंगे बहुत सारे लोग, मतलब सही रेट पे भी नहीं बेच पाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके पास सेलिंग स्किल्स होते ही नहीं, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो उतने कंटिन्यू एफर्ट्स नहीं डाल पाते। ऐसा नहीं है कि सब लोग महंगा बेच लेंगे या सब लोग सस्ता बेच लेंगे। सब लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, सब लोग तो गाना भी नहीं गा सकते, सब लोग तो डांस भी नहीं कर सकते, सब लोग तो बोल भी नहीं सकते, सब लोग तो देख भी नहीं सकते। प्रकृति ने आवाज चली गई। सोनम डीके सर की आवाज नहीं आ रही इसमें ना? हाँ नहीं आ रही भैया। हाँ हाँ हाँ। इंटरनेट इशू आ जाएगी थोड़ी देर में। अपने लिए टैक्सी तक नहीं हायर कर पाए सालों कहीं पे काम करने के बाद, अब वो पैदल जा रहे हैं अपने घर पे। मतलब कितनी विडंबना और कितना दर्द देती होंगी ये तस्वीरें जब हमें देखने को सोशल मीडिया पे मिलती है कि कोई पैदल जा रहा है, कोई अपनी माँ को गोदी में लेके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई छोटे से बच्चे को गोदी में लेके बरसात में पैदल चल रहा है, कोई कहीं पे सो रहा है, कोई नहीं, कोई साइकिल पे 1400-1500 किलोमीटर। तो सब लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि आप प्रोडक्ट महंगा बेचो या सस्ता बेचो, आप प्रोडक्ट महंगा बेचो, मैं महंगे के खिलाफ कभी नहीं, महंगा बेचो, लेकिन वो उसी क्लास का प्रोडक्ट होना चाहिए। आप अल्टो को मर्सिडीज बना के मत बेचो, आप मर्सिडीज को मर्सिडीज बेचो, आप ऑडी को ऑडी बना के बेचो, आप ऑडी के कंपैरिजन की चीज लाओ आप बेचो। कि ये और ये इंग्रेडिएंट डिसाइड करता है, और कोई चीज डिसाइड नहीं करती कि आपने क्या इंग्रेडिएंट डाले। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि आने वाले समय में हो सकता है हम भी 2000 का प्रोडक्ट बेचे, लेकिन वो मार्केट में 2000 का बिक रहा होगा ट्रेडिशनल मार्केट में, तब बेचेंगे। कल हो सकता है हम 20,000 का कोई प्रोडक्ट लो, लेकिन वो मार्केट में 20,000 वर्थ में बिक रहा होगा तब बेचेंगे। ऐसा नहीं मार्केट में आपका बिक रहा हो 2000 का और आप बेचने चले जाओ 5000। तो महंगा सस्ता, मैं फिर कहता हूँ दो पटरियां बिछी हुई है, एक रेट की और एक वेट की। मार्केट में आपका वेट कितना है प्रोडक्ट का और उसका रेट क्या है ये डिसाइडेड है। क्वालिटी के अलग अलग, क्वालिटी का अलग अलग, ऐसा थोड़ा ना कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्वालिटीज नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे आपको 100 रुपए का भी परफ्यूम मिलेगा, 1500 का मिलेगा, 7000 का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा, 2 लाख का भी मिलेगा। परफ्यूम की बात करूँ तो देयर आर स्लैब्स, लेकिन उन स्लैब्स के पीछे जस्टिफिकेशन है, उन स्लैब्स के पीछे स्टोरीज नहीं है, उन स्लैब्स के पीछे ऑथेंटिसिटी है। तो आपका प्रोडक्ट अगर ऑथेंटिक है तो आप 5,000 का भी बेचो, कहाँ तकलीफ है। आपका प्रोडक्ट अगर ऑथेंटिक है तो 500 रुपए के रेट को
जस्टिफाई करता है तो 500 में बेचो, 50 को जस्टिफाई करता है तो 50 में बेचो। वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करना और ट्रेडिशनल मार्केट के कट टू कट रहने का प्रयास करना ही हमारी आइडियोलॉजी है। हम ना सस्ता बेचते हैं ना महंगा बेचते हैं, हम कंपटीशन के प्राइस पे बेचते हैं और कंपटीशन का बेंचमार्क हमने ट्रेडिशनल मार्केट डिसाइड किया हुआ है। कोई कंपनी डिसाइड नहीं किया हुआ कि वो कंपनी इतना बेचती है तो हम भी इतने का बेचेंगे, या हमने कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी भी टारगेट किया ही नहीं। हमने किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कभी भी कंपैरिजन में लिया ही नहीं। हमने कभी भी किसी को देख के हमारे प्रोडक्ट के रेट और ये डिसाइड किए ही नहीं, क्योंकि अगर उनको देख के डिसाइड करते तो 2, 4, 5%, 7% का डिफरेंस पैदा करते और उस पर हम लोग प्ले करने की कोशिश करते। लेकिन हमारा डिफरेंस ट्रेडिशनल मार्केट के साथ है। समटाइम्स हम उनसे 2-4% सस्ते होते हैं, समटाइम्स हम उनसे 2-4-5% महंगे होते हैं। तो हमारा जो कंपैरिजन होता है प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए, हम ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं उसका प्राइस क्या है और उसके बाद डिसाइड करते हैं। जी सोनम जी। सुपर सुपर। अभी एक क्वेश्चन पर्सनल है भैया। पर्सनल ये है कि आप वैसे सच में बहुत अंदर से सॉफ्ट है, बहुत काइंड हार्टेड है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि आप एरोगेंस है। देखिए ये इसको थोड़ा सा, हाँ, अग्रेसिव है, एरोगेंस है। इसको आप समझो, मैं फिर वही एग्जांपल देता हूँ, एक सिक्का हेड और टेल से बना है। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी बना नहीं होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को कैरी करे। एक तरफ श्री राम भगवान वनवास चले जाते हैं, अपने भाइयों से युद्ध नहीं करते, अहिंसा है। दूसरी तरफ वही धनुष उठा लेते और उस समय के सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़े शक्तिशाली रावण का वध कर देते हैं। रावण। श्री राम तो वही जो अयोध्या में थे, वही लंका में, लेकिन परिस्थितियां अलग थी तो उनका काम करने का तरीका अलग था। अब लोग बोलेंगे जी ये तो सतयुग था, ये तो राम जी थे, भगवान थे, उनको ये करना ही था, तो कलयुग में आ जाते हैं। द्रविड़ जैसे शांत प्लेयर को साउथ अफ्रीका के बहुत शानदार बॉलर को 4 छक्के मारते हुए देखा। इसे आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ एक चीज मानना है कि अगर सामने वाला आप पे दबाव बना रहा है तो आपको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। आप उसके दबाव को एक्सेप्ट कर लोगे या फिर काउंटर करोगे? आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलर आपको आउट करने के प्रयास कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा बॉल जितनी स्पीड में डाल सकता है डाल रहा है, अब आप क्या करोगे? उसको डक करते जाओगे, डक करते जाओगे, डक करते जाओगे। उसको प्रेशर बनाने दोगे या उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसको बाउंड्री से बाहर भेज के अपना प्रेशर उसके ऊपर बनाने की कोशिश करोगे? मैंने द्रविड़ को छक्के मारते हुए देखा, मैंने द्रविड़ को छक्के मारते देखा है और मैंने सहवाग को डॉट बॉल खेलते हुए देखा है। ये परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि आप अग्रेसिव खेलेंगे या डिफेंसिव खेलेंगे। तो जैसे आपका अपोनेंट खेलता है आपको खेलना वैसे ही पड़ता है। जब कोई आप पे दबाव बनाता है तो आपको बदले में दबाव बनाना होता है, जब कोई आपको सम्मान देता है तो आपको सम्मान देना होता है। मेरा बड़ा सिंपल सा है, परिस्थितियां सामने आपके अपोनेंट क्या है, सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको रिस्पेक्ट डबल करके लौटानी पड़ेगी, वरना कर्जा रहेगा। और सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है, अब कल पाकिस्तान आप पे अटैक कर दे तो क्या करें? बड़प्पन दिखाएं या बदले में अटैक करें? दो देशों का कंपटीशन है, दोनों जीतना चाहेंगे। दो कंपनियों का कंपटीशन है, दोनों जीतना चाहेंगे। दो लीडर्स का कंपटीशन है, दोनों जीतना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, अग्रेशन हर इंसान में है, डिफेंसिव हर इंसान हो सकता है, रिस्पेक्ट हर आदमी को देनी आती है, प्यार हर आदमी को करना आता है, अपमान हर आदमी झेल सकता है, अपमान हर आदमी कर सकता है। ये डिपेंड सिर्फ आप पे नहीं करता, ये डिपेंड समटाइम्स सामने वाले पे। अगर मैं प्रैक्टिकल बात, मैं समटाइम्स बहुत अग्रेसिव खेलता हूँ, मैं समटाइम्स बहुत डिफेंसिव खेलता हूँ, पर मैं प्रोटेक्टिव खेलता हूँ। जो मेरा फेवरेट गेम है वो अग्रेसिव नहीं है, वो डिफेंसिव नहीं है, वो प्रोटेक्टिव है। मैं अपनी टीम को, अपने लीडर्स को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करके काम करने की कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर कम से कम परेशानी है। तो प्रोटेक्टिव जब आप होते हो, अब मुझे लगे कि मेरे लीडर हैं, कोई गलत कर रहा है,
तो आपको उसे समझाना ही पड़ेगा, आपको उसे कहना ही पड़ेगा, आपको उसको बोलना ही पड़ेगा। देखिए 2 चीजें समझ लीजिए, व्हेन यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नथिंग पर्सनल। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए कभी अच्छे कभी सख्त कदम भी लेने पड़े। और मेरा मानना है, मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम कौन क्या कहता है, पर मुझे लगता है कि अभी अगर मैं पीछे को भी भूल जाऊं तो 3.5 साल बहुत होते हैं। 3.5 साल में बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं मेरा नेचर क्या है, मैं लोगों के परवाह करता हूँ नहीं करता हूँ, एरोगेंट हूँ नहीं हूँ। तो यू पीपल कैन टेल दैट। आप लोग मेरे से ज्यादा आज मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, मुझे तो अपना पता ही नहीं होता है। मुझे तो अभी लॉकडाउन में अपना पता चला है कि मैं भी हूँ। सर आज 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 पूरी दुनिया वैसे जान चुकी है आपके थॉट को, आपके विचार को, कि आप किस लेवल पे सोच के काम करते हैं। इवन ये तो कहीं ना कहीं अगर हमारे ओपोनेंट भी जान चुके हैं, वो अलग बात है कि वो कुछ भी बोले, बट हाँ ये जान चुके हैं कि आप किस थॉट के साथ काम करना चाहते हैं। देखिए अपोनेंट कोई भी हो ना, अपोनेंट आपके लिए ना सबसे बड़ी ताकत आपका अपोनेंट ही होता है। एक अच्छा अपोनेंट, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आपको बेहतर खेलने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि आप बेहतर नहीं खेलोगे तो अपोनेंट बहुत आसानी से जीत जाए। इसलिए हमेशा अपोनेंट की रिस्पेक्ट करो, वो आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट करे। जो कंपनीज आपको चैलेंज कर रही है उनको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपको और बेहतर होने की प्रेरणा देती हैं, वो आपको तैयारी की, वो आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। अगर कोई आदमी ओलंपिक खेलना चाहता है और वो गांव के ऐसे बच्चे से खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने कभी स्टेट लेवल भी नहीं खेला है, तो क्या वो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा? आप प्रैक्टिस किसके साथ कर रहे हैं, आप मैच किसके साथ खेल रहे हैं, आपका अपोनेंट कितना स्ट्रांग है, उतने ही स्ट्रांग आप होंगे, उतनी अच्छी तैयारियां आपकी होंगी, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए अपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने कंपटीटर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज को बेहतर तरीके से मानता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमने मार्केट में हमेशा बेहतरीन कंपटीटर्स के साथ काम किया है, और हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनसे हमें सीखने को मिलता है, जिनसे हमें आगे बढ़ने को मिलता है। और जब वो अटैक करते हैं तो हम अपने आप को जो उसके बाद जो हम एक्शन लेते हैं वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंपटीटर को लेके आपका नजरिया बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपके कंपटीटर को लेके आपके दिल में बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ही इज द वन जो आपको बड़ा बनाता है। आपको बड़ा बनाने के पीछे पूरी तरह आपका कंपटीटर का हाथ होता है, आपके साथ खेलने वाले का हाथ होता है। तो ऐसे में मार्केट को रिस्पेक्ट देना, अपोनेंट को रिस्पेक्ट देना, कंपटीटर को रिस्पेक्ट देना अगर आपने सीख लिया तो फिर आप डिजर्व करते हैं सक्सेस। इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है जो यकीनन बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अ कंपनी ओनर कहीं ना कहीं कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लेके जाना। बट आपने, मैं आई कंप्लीट माय क्वेश्चन, सॉरी भैया, बट आपने हमेशा अचीवर्स पे, कि मैं अचीवर्स, इतने अचीवर्स, ये अचीवर नंबर 1, अचीवर नंबर 2, कंपनी वर्ल्ड के टॉप 100 या इंडिया के टॉप 10 अचीवर्स में ओके लाइफ केयर के लीडर का नाम जाए, ये थॉट अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थॉट है। ये इसके पीछे का प्लीज बताएं कुछ। कि सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि डायरेक्ट सेलिंग में ओनर कोई नहीं होता है, एक डिसीजन टेकर होता है। आई एम नॉट ओनर, आई एम सीईओ ऑफ दिस कंपनी, और आप लोगों के बिहाफ पे, राइट? या एक डिसीजन टेकर होता है, ओनर कोई नहीं होता, क्योंकि ओनर की फीलिंग तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर में होती है। मैं देखता हूँ रोज रोज सोशल मीडिया पे पता नहीं किस किस से भिड़ जाता है, क्योंकि उसकी फीलिंग अपनी कंपनी को लेके यही है कि ये मेरी कंपनी है, और जिसके जहन में ये फीलिंग है ना, ये मेरी कंपनी है, कंपनी उसी की है, बाकी किसी की नहीं होती। आई डोंट बिलीव इन दिस ओनरशिप एंड ऑल। मैं सीईओ हूँ और मुझे सीईओ कहलाना ज्यादा खुशी देता है। मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एमडी हूँ, मैं ये हूँ। मुझे हमेशा एक फीलिंग जो है ना, मुझे ये लगता है कि एवरी डायरेक्ट सेलर इज ए ऑनर ऑफ हिज ओन बिजनेस। हर डायरेक्ट सेलर अपने बिजनेस का ऑनर है। आई एम जस्ट ए सीईओ, मैं सिर्फ एक डिसीजन टेकर हूं। मेरे बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। क्या मैं ही रहने वाला हूं?
एक दिन तो आएगा ना जब मैं नहीं हूं। तो कंपनी जब तक ओनर से चलती है तब तक कंपनी नहीं चलती। कंपनी जब सिस्टम से चलती है तब कंपनी चलती है। कंपनी में जब मैनेजमेंट काम करती है तब कंपनी चलती है। पहली चीज तो मुझे कभी ये फील नहीं है, और ना मैं बनना चाहता हूँ। आई एम नॉट एन ओनर, और मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे एक ही फीलिंग अच्छी है कि मेरी कंपनी में काम करने वाला, इस कंपनी में काम करने वाला मेरा एक एक कुलीग, वो ऑनर है, वो उस फीलिंग के साथ काम करता है। राइट। सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दो चीजें हैं। आप चपाती खाने की सोच लेके चपाती बना रहे हो, या चपाती बनाने की सोच के बाद, देखो अगर आपको बहुत भूख लगी, आप खाना चाहते हो, और फिर आप चपाती बनाने या खाना बनाने किचन में जाते हो और उस भूख को से डिस्परेट होके वो खाना बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छा खाना बनेगा, क्योंकि उसके पीछे हंगर है। और जब आप किचन में जाते हो, उठते हो और ये कहते हो मुझे आज बहुत अच्छा खाना बनाना, आराम से खाना बनाना है, बहुत प्यार से खाना बनाना, और आराम से आप खाना बनाते, राइट। अब आप खाना खा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपने खाना खाया। एक कंडीशन में आपने बहुत टेस्टी खाना खाया और दूसरी कंडीशन में आपने भूख मिटाने के लिए खाया। भूख मिटा। अब इन दोनों में बनाने वाले आप ही थे। एक के पीछे आपकी हंगर ड्राइव कर रही थी और दूसरे के पीछे आपका जो है पैशन ड्राइव कर रहा था, राइट। अब आपकी जो हंगर ड्राइव कर रही थी वो उसने फटाफट बनवा लिया जो बनाना, और जब पैशन ड्राइव कर रहा था तो बहुत जचा के, बहुत सलीके से, बहुत प्यार से अपने किचन में जाके अपने लिए खाना बनाया। अब मुझे बताओ आपको मजा किस में आया? जब सलीके से बनाया, पैशन के साथ बनाया कि आज बहुत अच्छा बनाना है। राइट। और ऑब्जेक्ट दोनों में ही खाना था, आपने खा लिया। एक में आपने खाया, मजा नहीं आया। दूसरे में आपने मजा लेके बनाया और खाने में भी मजा, राइट। अब मैं वही कहना चाहता हूं, आप कंपनी को नंबर 1 बनाना चाहते हो, ये बनाना चाहते हो, पीपल कॉल इट हंगर। ये हंगर है। इसके साथ आप कुछ भी बनाने जाओगे ना, इस हंगर के साथ मुझे नहीं लगता कुछ बेहतर बन सकता है, और उसे बनाने में भी मजा नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर रहेगा, फटाफट बनाओ और खाओ। और लीडर्स को सक्सेसफुल करना है, अपने साथ डायरेक्ट सेलर्स को सक्सेसफुल करना है, ये है पैशन। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, ये है पैशन। हंगर और पैशन में डिफरेंस है, और मैं हंगर के पीछे नहीं भागता हूं, मैं पैशन के लिए काम करता हूं। अगर पैशन के साथ काम कर रहा हूं तो फिर एंजॉय करके उसकी सक्सेस का भी मजा आता है। सुपर, फैंटास्टिक, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बस एक लास्ट भैया, अभी मुझे लगता है सभी लोग सुन रहे हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग, आपका विजन, और ओके लाइफ केयर आगे और भविष्य में क्या क्या करने वाली है, और हमारे लिए क्या क्या नई नई चीजें हैं। फ्यूचर प्लानिंग एक ही है कि हमने तेजी से उन लोगों को कंपनी में लेके आए हैं जो लोग इस कंपनी को और बेहतरीन बना सकते हैं। मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे अगर मैं बात करता हूं, जो सबसे बड़ी चीज है, आज भी हमारे नए ऑपरेशन हेड ने ज्वाइन किया है। जो हमारे पहले ऑपरेशन हेड थे, अब वो ट्रेनिंग जोन में चले जाएंगे, क्योंकि हर एरिया में एरिया सेल्स मैनेजर और ये अपॉइंट किए जाएंगे, तो उस टीम को वो लीड करेंगे, सेलिंग टीम को, राइट। लॉजिस्टिक टीम के लिए अलग है। तो हमारा सिर्फ, और मेरा मानना ये है कि वो लोग कंपनी को कंपनी बनाते हैं जो लोग फ्री हैंड काम करते हैं, जिन लोगों के पास अपना तजुर्बा होता है। तो पहली प्लानिंग तो ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के लोगों को ये फीलिंग आए कि ये होती है कंपनी। उसमें वो लोग हों जिनके पास अनुभव हो उस मैनेजमेंट को लेके। ऑपरेशन का अनुभव वाले लोग ऑपरेशन में बैठे हों, लॉजिस्टिक के अनुभव वाले लॉजिस्टिक में बैठे हों, सीआरएम के अनुभव वाले सीआरएम में बैठे हों, अकाउंट के अनुभव वाले अकाउंट में बैठे हों, लीगल के अनुभव वाले लीगल में बैठे हों, सेल्स के अनुभव वाले सेल्स में बैठे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे या आपको फिर ज्यादा मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। पहला तो विजन हमारा एक ही है कि हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो किसी एक पे डिपेंडेंट न था, ना है, ना रहे।
वो ऑर्गेनाइजेशन हो जो काम करे, राइट, सिस्टम काम करे, कहने का यही लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरी जो चीज है, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बदल रही है, तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। अगर आज आप बात करेंगे तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने सबसे पहला काम किया कि हम, अगर मैं कल की बात करूं, कल हमने एक प्रोडक्ट का पोस्टर रिलीज किया जिसका नाम था F&B क्लींजर, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लींजर। ये क्यों आया प्रोडक्ट, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है। अभी एक प्रोडक्ट और लॉन्च करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं काढ़ा, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जिसे गवर्नमेंट भी, शायद कल वो भी आपके आगे आ जाएगा, उसका पोस्टर भी। वो काढ़ा है, आप चाय बनाते हैं, चाय में डाल सकते हैं, आप दूध में डाल सकते हैं, आप तो और किसी अल्टरनेट चीज के साथ उसे यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, दूसरा विजन ये है कि विद द टाइम आपके पास वैसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनकी डिमांड मार्केट में क्रिएट हो रही है। यानी कि आपको डिमांड को सप्लाई करना है, ना कि डिमांड क्रिएट करना है। डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोग डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर बिजनेस करते हैं, और डिमांड क्रिएट करने में इतना टाइम लग जाता है कि जब तक वो सप्लाई करने जाते हैं तब तक मार्केट में कुछ नया आ चुका होता है। तो हम डिमांड क्रिएट करने के बजाय जो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है उसको सप्लाई करने में बिलीव करते हैं, और इसी को फोकस करके काम करते आए और इसी को फोकस करके आगे काम करने वाले हैं। तीसरी चीज मैंने बताया अभी मैं लाइव, मैं फ्रूट, क्या कह रहे हैं, सॉरी मैं सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। दूसरी जो चीज है, इसके बाद आपकी अगले 24 महीने के अंदर 5 ऑफिसेस ओपन करना कंपनी में, अगले 18 वेयर हाउसेज ओपन करना, आपकी फैक्ट्री को ऑपरेट करना, आपकी नए ऑफिस को इनॉग्रेट करना, उसको ऑपरेशन में लेके आना, ये अगले 24 महीने के विजन है। और उसके बाद विजन तो फिर ख्याली गुलाब लगते हैं लोगों को, इसलिए ना ही शेयर करूं अगले 24 महीने की। राइट, वॉइस ब्रेक हो रही थी, वो वॉइस ब्रेक हो रही थी। यू कंप्लीटेड, राइट, ओके। मैं इसमें एक चीज इसलिए बोलना चाह रही थी, आपने जो अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर जो लॉन्च किया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में इंटरनेशनल स्टडी भी कर रही थी। इवन वो इस समय मार्केट के हर एक ऑनलाइन वेबसाइट पर TNA है, मतलब वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि वो कितना हाई डिमांड प्रोडक्ट है राइट नाउ। और ऐसे समय पे अगर कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कंपनी के मैनेजमेंट की पावर। उस प्रोडक्ट को जब हम डेवलप कर रहे थे तो हमने इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी किया था। कुछ प्रोडक्ट है जो अमेरिका में सोल्ड आउट है इस वक्त, कुछ प्रोडक्ट है जो कनाडा में भी सोल्ड आउट है इस वक्त, कुछ इस वक्त आपके यूके में भी बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैक्सिमम जगह ये प्रोडक्ट इस वक्त इतनी हाई डिमांड में है कि ये शॉर्ट ऑफ सप्लाई फेस कर रहा है। और पूरी ग्लोबल मार्केट को समझते हुए हम इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि जो हाइजीन मेंटेन करने का चैलेंज है, जो फॉर्माइट से बचने का चैलेंज है, जो आज वायरस से बचने का, जर्म से बचने का जो चैलेंज है, उसमें हम कुछ अपने देशवासियों के लिए योगदान दे सकते हैं। तो जब ऐसा हम क्या कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, इसके अलावा हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे घर में जो रोजमर्रा में सब्जियां आती हैं, फ्रूट आते हैं, वो हमेशा एक रिस्की पैनल है। मैं पिछले दिनों से लगातार देख रहा हूँ, दिल्ली आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी मंडी पीछे बंद कर दी गई थी, क्योंकि वहां पे कुछ इन्फेक्टेड लोग मिल गए थे, कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव केसेस आ गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो सबसे बड़ा चैलेंज बन के हमारी कंट्री में उभर रहा था। तो हमारी कोशिश थी कि जब हमारी R&D टीम काम कर रही है तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो इस सिचुएशन में लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सके ऐसे जंग से बचने में। सर आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है आपकी। यस जी अखिलेश जी। सर थोड़ी सी साउंड में कुछ दिक्कत आ रही है, मोबाइल आई थिंक आपने कुछ इधर उधर किया होगा इसी वजह से। नहीं परफेक्टली फाइन, मेरे यहाँ से कोई चैलेंज नहीं है अभी। ठीक है, आप सही है जी। वॉइस काफी पतली हो गई थी पहले, मतलब पहले नॉर्मल वॉइस आ रही थी, अभी वॉइस बहुत पतली है, पतली वॉइस हो गई है।
एक्चुअली ईयरफोन्स आज यूज नहीं किया, नहीं था, थोड़ा सा दिक्कत आ रही, कोई नहीं। ओके अभी ठीक है? या परफेक्ट परफेक्ट। यस प्लीज। ये जर्नी में अभी जैसे अगर हम बात करें, इट्स माय लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप जो हमें मैसेज देना चाहे जरूर दीजिएगा। 42 मंथ हो चुके हैं आज ओके लाइफ केयर को, और यकीनन ओके लाइफ केयर में भी बहुत सारे एज अ नेटवर्कर देन एज अ सीईओ, एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक वो कुर्सी ले लेना, उस पे आपके जो चैलेंजेस रहे, उसके बाद मार्केट कंपटीशन, फिर भी आप डे बाय डे बहुत ग्रो किए। ऐसी थॉट, ऐसा क्या चीज है जिसने इस सब चीजों में आपको बहुत ग्रोथ दिलाई है भैया? बिकॉज आज ओके लाइफ केयर यकीनन मार्केट के लिए एक रेवोल्यूशनरी कंपनी में अगर वर्ड यूज करूं तो इट्स अ परफेक्ट वर्ड, और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए, 42 महीने के अंदर किसी के लिए रेवोल्यूशन क्रिएट करना, इवन इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशन क्रिएट करना। सोनम जी, इसे अगर हम समझने की कोशिश करें, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, सर, हाँ जी। सही दुनिया थोड़ी दिक्कत है। आपका जो परफेक्ट, जो पहला मोड था वो बहुत परफेक्ट था, उसके बाद जब फोन ठीक से नहीं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है मुझे प्रॉपर। आपकी भी सर स्वेटर आई थोड़ी सी। आपकी आवाज भी मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है, बहुत लो आ रही है। आपका कनेक्शन तो ठीक है ना? नहीं सर, सोनम का आवाज सही है, आपकी आवाज में बस इशू आ रही है। सोनम की आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही, और आपके यहाँ फिर नेट की इशू होगी फिर। चलो एनीवेज, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही, आ रही। हाँ जी, हाँ जी। इसको अगर हम समझे ना, तो दो चीजें मैंने पहले बता दिया कि रिवोल्यूशनरी क्यों है, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलर के चैलेंज को समझा, उसके ओवर प्राइसिंग के चैलेंज को समझा, उसके प्लान के चैलेंज को समझा, प्लान को हमने सिंप्लीफाई किया, हमने प्रोडक्ट के प्राइस को अफोर्डेबिलिटी की कैटेगरी में लेके आए, हमने ट्रेनिंग एजुकेशन वो डेवलप की, हमने पूरे का पूरा तरीका वो अपनाया जिससे डायरेक्ट सेलर और कस्टमर इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। पहला रिवोल्यूशन तो हम यही किए, जो कि बाकी कंपनीज में बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया में। कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलर के बीच में कनेक्ट करने के लिए ना हमें बहुत ड्रीम एम्बिशंस, पता नहीं क्या क्या जगाने पड़ते। मतलब कस्टमर को कनेक्ट करना है तो पहले इनकम दिखाओ, कस्टमर को कनेक्ट करना है तो आपको सपना दिखाओ, कस्टमर को कनेक्ट करना है तो गाड़ी दिखाओ, कस्टमर को कनेक्ट करना है तो फ्यूचर दिखाओ, कस्टमर को कनेक्ट करना है तो इनकम दिखाओ, कस्टमर को कनेक्ट करना है तो आने वाले समय में लाखों रुपए के चेक दिखाओ। हम यहाँ पे रिवोल्यूशनरी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कस्टमर को कनेक्ट कैसे डायरेक्ट सेलर कर सकता है वो प्रोडक्ट लॉन्च किए, उस प्राइस पे लॉन्च किया, और डायरेक्ट सेलर की जब सेल हो तो उसके घर में ठीक घर चलाने लायक एक आमदनी उसके घर पे कितना जल्दी कितनी कम सेल पे जा सकती है उसको डिजाइन किया। तो इसलिए वो रिवोल्यूशन बन गया। और ये चीजों ने शानदार काम किया। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई आदमी किसी प्रॉब्लम का, किसी चैलेंज का सॉल्यूशन देगा तो उसको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। बिजनेस सिर्फ एक ही चीज में बसता है, वो ये है कि डू यू हैव चैलेंज, डू यू हैव सॉल्यूशंस ऑफ द चैलेंजेस, डू यू हैव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास? और डायरेक्ट सेलिंग में लोगों की प्रॉब्लम थी ओवर प्राइसिंग, उनकी प्रॉब्लम थी साइड मेंटेनेंस, उनकी प्रॉब्लम थी 25 तरह की कंडीशंस। हमने उसको सिंप्लीफाई किया और लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हुआ। एक रिवोल्यूशन जनरेट एक सॉल्यूशन से ही होता है। हमने सॉल्यूशन दिया तो वो रिवोल्यूशन बना, अगर हम सॉल्यूशन नहीं दे पाते तो वो रिवोल्यूशन नहीं बनता। सर दूसरी मैं मानता हूँ ओके लाइफ केयर के 42 मंथ्स को लेके, वो ये है कि हमने जो अभी मैंने पहले बोला था कि हम लोग है ना हंगर के लिए काम नहीं करते। हम इतना टर्नओवर कर देंगे, हम इतना बड़ा कंपनी बना देंगे, हम इंडिया के नंबर 1 बन जाएंगे। आपकी आवाज फिर गड़बड़ हो गई सर। उस पैशन में काम करते हैं कि हमारे साथ जो लोग आए वो प्रोडक्ट बेच के उनकी इमेज, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस कितनी अच्छी हो। और आवाज सर डिस्टर्ब है इस समय, आवाज सर सही नहीं आ रही ठीक से। यदि ये अखिलेश में सही आ रही थी, वैसे मुझे सही आ रही है। नहीं सुनम, तुम मैं लैपटॉप में हूँ ना, मुझे देख पा रहा हूँ। मैं भी लैपटॉप पर हूँ। अखिलेश जी आपके एंड पे प्रॉब्लम है? मैं भी लैपटॉप पे हूँ भैया। आवाज इस समय अच्छी है, बीच में हुई थी डिस्टर्ब, बट अभी अच्छी आ रही है। चैटिंग इस समय डीके सर का दिखा भी रहा है, इंटरनेट स्पीड सही है इनकी। व्हाइट आ रहा है ना, बीच में रेड आया था, अभी व्हाइट आ रहा है। चैटिंग चेक करो, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं। मेरे यहाँ पे सबसे अच्छी इंटरनेट होगी, मैं दावा कर सकता हूँ। गड़बड़ है। अभी आपका रेड दिखा रहा है, अभी आपका रेड दिखा रहा है भैया।
अब आप बोल रहे हो तो रेड दिखा रहा है आपका, राइट नाउ व्हाइट है, अभी ठीक है। जी सर। सर प्लीज 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 आप कंटिन्यू प्लीज। तो दूसरा 42 मंथ्स में हम लोगों ने जो काम किया ना, वो हंगर के लिए नहीं काम किया, हमने पैशन के लिए काम किया। हमने लोगों को कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करने का पैशन, कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी, अच्छा लुक, अच्छा फील देने का पैशन, बार बार खुद को इम्प्रूव करने का पैशन, अपने चलते हुए प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके उसको और बेहतर बना के लाने का पैशन, हमारे इसको करने का पैशन, हमारे लीडर्स को सक्सेसफुल बनाने का पैशन। तो जब पैशन लगा होता है तो सक्सेस आ जाती है। और फिर मैं कहता हूँ आपकी मेहनत के बाद ऊपर वाले की आप पे रहमत बहुत जरूरी है, तो वो रहमत हमें मिलती रही, इसलिए हम ग्रो करते हैं। फैंटास्टिक, सुपर, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से क्लियर हो गया। और हाँ, मुझे क्लियर हुआ है बहुत सारी चीजें ना। तो यूट्यूब पे सर एक सवाल आपने भी कुछ देर बोला था, यूट्यूब पे ढेर सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया उसको। आपने भी बोला कि मैं इस कंपनी का सीईओ ही बना रहना चाहता हूँ, तो यूट्यूब पे बाढ़ आ गई इस सवाल का। इंटरव्यू एक आदमी करे एटलीस्ट। जी सर। इंटरव्यू एक आदमी का है। हाँ बिल्कुल, आपने बोला ना मैं सीईओ हूँ, मैं ऑनर नहीं, तो वो उसे वो लग रहा है हाँ क्या पे ले गए। सर, जो मार्केट में र्यूमर है क्या वही सही है सर? कैसे उसको थोड़ा सा क्लियर? क्या र्यूमर? जैसे आपने बोला ना कि मैं सीईओ बना रहना चाहता हूँ, तो मार्केट में तो हर कंपनी वाले लोग सोच रहे हैं आप नौकरी पे हैं। चलो किसी कंपनी के पास इतना अच्छा नौकर है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अगर किसी कंपनी के पास इतना अच्छा नौकर है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जी। कंपनी में र्यूमर है, कंपनी में र्यूमर है। ये सवाल लोग पूछे, मुझे समझ में आता है। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, इतने महीनों से, अगर वो लोगों के ये लोगों की सुन के वो मुझसे सवाल करें तो मुझे तकलीफ होती है। मिट्टी का नहीं बना हूं मैं, जो भी हूं ना, इतने सालों से आपके सामने हूं, और आप लोगों को तो कम से कम पता होगा मैं क्या हूं। परफेक्टली सर, परफेक्टली। कल कोई बोले जी आपके सीईओ अंधे हैं, तो आप मुझसे पूछोगे जी मार्केट बोल रही है आप अंधे हो। मार्केट से सवाल आ रहा है डीके जी अंधे हैं, आप मेरे से ये पूछोगे? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। सही नहीं आ रही, दुनिया के लोग लिख के भेज रहे, मुझे सुनाई दे रहा ठीक से नहीं आ रही, जबरदस्ती थोड़ी मान लेंगे सही आ रही है। नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। नेट में प्रॉब्लम है क्या? सर नेट नहीं सर, जो माइक एक्चुअली आपने मोबाइल अच्छा होगा, मोबाइल की माइक नीचे साइड में होती है, इसलिए ठीक से नहीं जा रही है। हल्का से या तो ईयरफोन होगा या तो हल्का सा टेढ़ा कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर सब कुछ सही है, अब सर सही आ रही है, अब सर सही आ रही है, सब सही। तो मेरे को अगर मार्केट में कोई आपको बोलेगा कि आपके सीईओ अंधे हैं, तो आप मेरे से पूछोगे जी मार्केट से ये सवाल आ रहा है आप अंधे हो? जी। अगर आप ये सवाल भी मेरे से करोगे कि आप अंधे हो, तो इसका क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं सर, वो तो सर मार्केट सभी समझ रहे हैं, लेकिन जब भी नए लोग आते हैं तो आपको पता है कि अपोजिशन के पास में सिर्फ 2-3 ही हथियार है। जो हथियार नहीं है, हथियार को यूज करने का प्रयास करते हैं। वो प्लान पे बात कर नहीं सकते, प्रोडक्ट बात कर नहीं सकते, सकते नहीं है जी सर। जी, जब आप आए थे तब भी ये सवाल था। हाँ तब आपको इससे क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं सर, हमें तो अभी भी नहीं फर्क पड़ता। जो आज आ रहे हैं उनके लिए भी यही सवाल है, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जी जी जी। मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाएगा, और किसी के झूठ बोलने से उनका झूठ सच नहीं बन जाएगा। झूठ झूठ रहेगा, सच सच रहेगा। दो चीजें समझ लो, लोगों ने कुछ ना कुछ बातें करनी है, ये बंद कर दोगे कुछ और कर लेंगे। तो इसलिए जो अखिलेश जी सर, इसलिए ज्यादा अच्छा है उनके इन्हीं सवालों को सवाल बना रहने दो, ताकि वो अगले नए सवाल खोजने की मेहनत ना करें। फैंटास्टिक। अच्छा एक सवाल तो पूछे सर, मैं यहाँ आ रहा है पेस्टिसाइड, मैं यहाँ पर मैं भैया एक और कर लूं प्लान के रिगार्डिंग। हाँ मैं एक सवाल और करना चाहूंगी, और सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो अभी जैसा मुझे पता चला था मैनेजमेंट से कि हमने फरवरी क्लोजिंग को इस बार टर्नओवर वाइज बीट किया है, मतलब उससे अच्छा हमने टर्नओवर किया है।
सर कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब जो कोरोना टाइम में भी मैनेजमेंट ने जो करके दिखाया है, यहाँ पर हमारे लीडर्स ने करके दिखाया है, उसके उसके विषय पे कुछ देखो, हमारे सभी। मुझे बहुत सिंपल चीजें समझ में आती हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हमने पिछले टर्नओवर को क्रॉस किया है, तो ये मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा, ये हमारे लीडर्स के पे आउट बोलेंगे मार्केट में जाके। मुझे लगता है सोनम जी, आपका पे आउट भी लगभग वही होगा या उससे बड़ा होगा या उसके आसपास होगा। आसपास जाएगा भैया। ठीक है, किसी का बढ़ जाएगा, 16 लाख जाएगा चेक। किसी का बढ़ जाएगा, किसी का आसपास जाएगा, किसी का 10-5% नीचे चला जाएगा, किसी का 20-30% ऊपर भी चला जाएगा। तो ये तो अभी मार्केट में अगले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा कि हमारा टर्नओवर कम हुआ या ज्यादा हुआ। और मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूँ कि वी आर द कंपनी जिनका टर्नओवर गिरा नहीं, बढ़ा है। हमारी क्लोजिंग बढ़ी है, कम नहीं हुई। उसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि ये ताकत है अफोर्डेबल प्राइसिंग की, ये ताकत है सही दाम पे सही प्रोडक्ट बेचने की। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई ही नहीं। रिसेशन हो, लॉकडाउन हो, जो मर्जी हो, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड एज इट इज है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनफैक्ट मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी सेल एज इट इज है। हमारी सेल इनफैक्ट पिछले महीने से हमारी क्लोजिंग ज्यादा हुई है। और जब से हमने खोला है, मैं डेली ऑर्डर्स काउंट कर रहा हूँ, हमारे ऑर्डर्स बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले लगते थे। सर सोनम का भी वेरी गुड गया था। इट्स वंडरफुल। हाँ जी भैया, तुम्हारा बिजनेस लास्ट टाइम से ज्यादा गया है। हाँ टर्नओवर वाइज ज्यादा गया है भैया, टर्नओवर वाइज ज्यादा गया है, मतलब टीमें अच्छी रिक्रूट हुई है। बाकी मैचिंग वाइज परफेक्ट बराबर हुआ है जैसा पिछली बार हुआ था। तो ये अच्छी बात है जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये मतलब देखिए, कोरोना टाइम लोगों की सेल गिरी है और हम लोगों की सेल इंक्रीज की है जी। अखिलेश जी का बिजनेस बढ़ा होगा इस महीने। सर करीब 19 से 20 लाख जाएगा इस बार, 20 लाख टच कर जाएगा मुझे लगता है इस बार। 2-2.5 लाख में सुपर। ये ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सर उसमें कोई नहीं, 20वीं क्लोजिंग में 20 लाख का पे आउट, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो ड्रीम पे आउट है, ड्रीम पे आउट से ऊपर पे आउट है ये। हाँ, मैं ये मानता हूँ इस बार पॉइंट वैल्यू जरूर थोड़ी बहुत कम हो सकती है कुछ चीजों की, क्योंकि 500 बिजनेस वॉल्यूम बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। जी सर, उसके लिए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पॉइंट वैल्यू में हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो पे आउट्स हैं वो मार्केट में ये बताने वाले हैं कि ओके लाइफ केयर फ्यूचर की सबसे बड़ी कंपनी है। जी सर। कस्टमर को कनेक्ट करने का यही फायदा होता है कि रिसेशन आए, लॉकडाउन हो, जो मर्जी हो, अगर आपका प्रोडक्ट सही कीमत पे, सही प्रोडक्ट पे और अच्छे से आप डिलीवर कर पाते हो तो आपकी सेल को रोकना नामुमकिन हो जाता है। जी जी राइट। जी सर। सर एक सवाल आ रहा था कि जो हमने जो पेस्टिसाइड ट्रेनिंग के लिए जो हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट अपना, तो किसी ने सवाल पूछा था कि क्या उससे जो पेस्टिसाइड के जो स्प्रे होते हैं, स्प्रे को भी वो क्लीन कर सकता है क्या? वो वैक्स को भी क्लियर करेगा, वो पेस्टिसाइड्स को भी क्लीन करेगा, वो जितनी भी उसके ऊपर जर्म्स हैं, डर्ट है, उस सबको क्लीन करेगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आई थिंक हम कुछ विशेष क्वेश्चन यदि कुछ हो तो। पेस्टिसाइड है ना, अगर सतह पे है तो क्लीन हो जाएंगे, लेकिन अगर पेस्टिसाइड जो अंदर गए वो उनको कैसे क्लीन कर दो? आप डेफिनेटली जो आउटर लेयर में है वो तो खत्म कर ही देंगे सर। उतना भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम तो आउटर लेयर में हो जाए वो तो खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात। ये प्रोडक्ट की बातें तो शायद हम अलग सेशन में कर लेंगे। संवाद का मतलब संवाद yes, ही yes, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ना जाए। यस सर, लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं तो बेचारे जिनको समझ में आ रहा है वो अपनी दिल की बातें कर रहे हैं। ये अखिलेश भैया का सवाल नहीं था, वैसे जो लोग चैटिंग पे सवाल कर रहे थे उनके सवाल थे। कल भी एक सेशन सागर सिन्हा जी के साथ है। आज ऐसा ना हो कि सारे सवाल आप आज ही खत्म कर दें और फिर मैं सागर सिन्हा जी को बोलूं कि आपके हिस्से के सवाल अखिलेश जी ने पूछ लिए। सर आवाज आपकी फिर गड़बड़, आवाज आपकी एकदम चली गई फिर से। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा ना हो कल मैं सागर सिन्हा जी को बोलूं कि आपके हिस्से के सवाल कल अखिलेश जी ने पूछ लिए। अरे नहीं, यूट्यूब पे जो सवाल आ रहे हैं ना, जो देख नहीं पाएगा कोई, तो मुझे लगा कि यार पूछ लेते हैं फिर आपसे। नहीं, इट्स ओके नाउ। मुझे लगता है अखिलेश भैया, कोई आपके पास स्पेशल आपका कोई सवाल हो जो आप इस संवाद में करना चाहें, उन्हें हम कर लें, बिकॉज लोग तो सवाल पूछेंगे 100%।
आपका कोई स्पेशल सवाल हो? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम सवाल हो चुके हैं। मैं हमेशा जब भी किसी ऐसे शख्स से मिलता हूँ जिससे मुझे लगता है मुझे कुछ सीखना है, तो मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर, जो लोग नए लोग आए हैं, आपके हिसाब से नए लोग के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्केट में काम करने की जो उनको सपोर्ट कर सके? एज ए, जैसे हम लोग अपनी स्टाइल में बताते रहते हैं, लेकिन आप बहुत हमसे सीनियर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पे मैं आपसे वो सवाल करूंगा, जब आप नए थे, फ्रेशर थे, तो अपने आप जब जीरो से जब रिस्टार्ट करते थे आप, क्योंकि आपने बाउंस बैक बहुत बार किया है, आपकी स्टोरी यदि मैं जाऊं पीछे, नेटवर्किंग का जो दायरा एज था आपका, तो आपने बहुत जबरदस्त बाउंस बैक कई बार किया लाइफ में। और बाउंस बैक सबके बस की बात नहीं होती, एक आध बार कमा लेना तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये 2-3 बार गिर के फिर से खड़े होना, ये सबके बस की बात नहीं होती। अखिलेश जी यहाँ एक चीज समझ लीजिए जी नई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है ना, जी वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझें, अपने प्लान को अच्छे से समझें और उस पर मास्टरी हासिल करें। और जब तक वो मास्टरी आपको पे करना ना चालू कर दे, तब तक अपने खर्चों पे कंट्रोल रखना सीखें, उड़े ना। जी अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो मास्टरी हासिल नहीं कर पाते उसी समय वो उड़ना शुरू कर देते हैं। जी हमेशा कहता हूँ अपने प्रोडक्ट पे, अपनी मार्केट को अच्छे से समझे, अपने कंपटीटर को अच्छे से समझे, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझे, अपने प्लान को अच्छे से समझे और उस पर मास्टरी हासिल करें। और जब वो मास्टरी आपको पे करना शुरू कर दे, तब उड़ान भरे। तब तक आपका पे आउट अच्छा नहीं हो जाता, तब तक अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। जी जी राइट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सर, लास्ट सर वो ऐसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये वेजिटेबल क्लीनर कब तक आ सकता है, क्या प्राइस जा सकती है? बहुत बार पूछा रहा है, इसलिए बस पूछ रहे हैं। वेजिटेबल क्लीनर कब तक आ सकता है, डिलीवरी कब तक हो सकती है और क्या प्राइस जा सकता है, एक आइडिया बता दीजिए। किस चीज के बारे में पूछा है? वेजिटेबल क्लीनर्स जो हम लेके आ रहे हैं ना, वेजिटेबल क्लीनर जोन, ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। इंडिया में इस कैटेगरी का अभी तक कोई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब इस फेज में जरूर मुझे लगता है कुछ कंपनीज इस पे जरूर काम कर रही होंगी, ट्रेडिशनल कंपनीज भी काम कर रही होंगी। तो हम इसमें बाजी मारना चाहते हैं और बाजी है कि वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन नेक्स्ट 10 days। अरे वाह, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी जो चीज है प्राइस। जी प्राइस तो जितने भी प्रोडक्ट मैंने डाले हैं बहुत जल्दी उनकी एमआरपी डीपी डालने वाला हूँ, तो पूरा एक मोमेंटम के साथ ही बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। एग्री, एग्री। चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ भैया, बस इस संवाद को एंड करने से पहले आपका 2 मिनट का समराइज कोई मैसेज हमारे सभी जॉइन जो डिस्ट्रीब्यूटर अभी इस समय है उनके लिए। एक ही चीज है, अपने पे भरोसा रखिए, दूसरे को नीचे गिरा के कोई बड़ा नहीं होता। मार्केट को नेगेटिविटी चीजों से बचा के चले। आपको किसी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट बोलेगा, आपका प्लान बोलेगा, आपका पे आउट बोलेगा, आपका एजुकेशन सिस्टम बोलेगा, आपका कल्चर बोलेगा, आपके एथिक्स बोलेंगे। और फिर मैं वो जो पहले बोला था कि अपने कंपटीटर की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि वही आपको और बेहतर प्लेयर बनाएगा। माइंड ब्लोइंग मैसेज। थैंक यू सो मच अगेन, दिल से हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, पूरी टीम की तरफ से सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल का लिंक कल भी डीके सर का लाइव है। ये है सागर जी के यूट्यूब चैनल पे रहेगा, जूम पे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख सब्सक्राइबर प्लस उनके चैनल पे हैं। तो उन्होंने सर से पहले बात कर रखी थी 7 तारीख का। हमने एक ये सोनम ने फिर डिस्कस करके फिर एक मीटिंग करी। तो कल का यूट्यूब लाइव का लिंक आज ही आप लोग को शेयर हो जाएगा, जिससे कि कल आप कनेक्ट हो सकते हैं। कल का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा। ऐसी कई बातें थी जो अनछुए भी रह गए हैं, ऐसे कई पहलू हैं क्वेश्चन आंसर जो मुझे लगता है कि सभी